गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमिक पाठशाला पर। और जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिस्ट्री, आज उसका थर्ड लेक्चर की जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। और जिसमें आपने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। जिस भी बच्चे ने नहीं देखे हैं वो जाके एक बार चैनल पे विजिट करें और उन्हीं जो भी 2 चैनल वो क्या कहते हैं लेक्चर जो डाले हैं वो आप उसको वॉच करें, और उसके बाद आगे की चीजें जो है आप कंटिन्यू कनेक्ट अच्छे से कर पाएंगे। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं उसमें आगे का जो टॉपिक है, कल मैंने आपको बताया था कि क्या पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि राष्ट्रवाद की शुरुआत यूरोप में कैसे कहां से होती है। ये तो आप थोड़ा बहुत समरी समझ चुके हैं अभी तक के 2 लेक्चर्स में। तो यहां से आपने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई, और उसके बाद फ्रांस के बाद यूरोप के अन्य देशों में ये गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। और उनको कौन कैरी करता है? जो रिवॉल्यूशनरीज थे, मिडिल क्लास के लोग थे, और जो लिबरल्स प्लस रेडिकल्स टाइप के जो लोग थे वो इन सभी गतिविधियों को चला रहे थे कंजर्वेटिज्म के खिलाफ। अब आज पहली बार ये सब फ्रांस से ही शुरुआत होती है। और मिडिल क्लास का राइज इतनी तेजी से होता है कि ये लोग पूरे अब यूरोप में बदलाव लाना चाहते थे, कि अगर उन्होंने अपने यहाँ फ्रांस में बदलाव कर लिए तो उसके साथ साथ अब ये चाह रहे हैं कि पूरे यूरोप से मोनार्की को अबॉलिश कर दिया जाए और पूरे यूरोप को रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक कंट्री बना दिया जाए। हर तरीके से हर देश को रिपब्लिक बनाया जाए, ये लोग प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ अब आप देखेंगे कि फ्रांस जो पीछे के लेक्चर में आपने देखा कि फ्रांस की आर्मी जो थी वो कई देशों में जाती है और वहां पर अपने जो भी गतिविधियां होती है क्रांतिकारी उनको पूरा करती हैं, और उसके बाद उन देशों को रिपब्लिक बनाने में मदद करती है फ्रांस की आर्मी। ये बात आपने कल तक सीखी थी, जिसमें आपने कुछ एग्जांपल भी सीखे थे कि पोलैंड, रशिया, बेल्जियम, टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, ये सब चीजें जो थी ये आपने पिछले लेक्चर में देख ली होंगी। उसके बाद आज का जो लेक्चर टॉपिक है हमारा कि नेशनलिज्म की शुरुआत कहाँ, मतलब यूरोप में कैसे कब क्या होगी। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्रवाद जो है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसके बाद देखो, अब पीछे के कल मैंने कुछ डेट्स भी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। उसके बाद 1791 में क्या कहते हैं फ्रांस का संविधान बनता है। 1792 में फ्रांस जो है रिपब्लिक कंट्री बनता है। 1793 टू 94 रेन ऑफ टेरर का समय था, जिस समय रॉब्सपायरे की गवर्नमेंट बनती है। और बहुत सारे उस समय कह सकते हैं उसने उन लोगों को गिलेटिनाइज करवाया था जो लोग मोनार्की के सपोर्टर थे और डेमोक्रेसी के विरोधी थे। और उसके बाद पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी फ्रांस में बनी रहती है। उसका फायदा उठाता है 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट इसका फायदा उठाता है और 1804 में अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित करता है। ये कुछ मैंने इंपोर्टेंट डेट्स बताई थी, और जो जाके आगे चल के 1815 में वाटरलू की लड़ाई में हार जाता है। और उसके बाद फ्रांस में फिर से बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर दिया जाता है और लुइस 18 को राजा बनाया जाता है। ये कल हमने थोड़ी बहुत आपको बेसिक सी जानकारी बताई थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि कैसे बनना शुरू हुआ, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के बनने की शुरुआत जो है वो आपने पता चल चुकी होगी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही होती है, यानी कि फ्रांस से ही इसकी शुरुआत हुई थी। और उसके बाद आगे की चीजें जो है आप देखोगे तो ये माइंड में रखना है क्या, कि जो आप मैप देखते हैं मिड 18th सेंचुरी का यूरोप में, अगर आप मिड 18th सेंचुरी के समय का यूरोप का मैप देखते हैं तो आज जैसा यूरोप दिखता है वैसा यूरोप नहीं था। ये सब आप जानते हैं कि पहले यूरोप पूरा छोटे छोटे साम्राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, तो आपने क्या उसमें फाइंड किया था कि देयर वर नो नेशन स्टेट, यानी कि उस समय पहला ऐसे कोई नेशन तो था नहीं जैसा आज एग्जिस्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि पहले यूरोप कैसे बटा हुआ था, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उस समय ऐसा कोई भी एक नेशन नाम का, यानी कि कोई भी देश होता नहीं था, यानी कि इंडिपेंडेंट नेशन था नहीं। ठीक है, उसके बाद की अगर हम बात करते हैं व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, जो भी आज हम जानते हैं जर्मनी के बारे में, इटली, स्विट्जरलैंड, ठीक है, डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। और उसके बाद डचेस एंड कैंटोन्स whose rulers had their autonomous territories, यानी कि ये सब लोग जो थे, आपने देखा कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये कई छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डचेस एंड कैंटोन्स, यहाँ पर भी कुछ स्वतंत्र रूप से राजा जो है शासन करते थे। उसके बाद ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप की बात करते हैं तो अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ये था। यानी कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ईस्टर्न और यानी कि सेंट्रल और ईस्ट में अगर हम बात करते हैं यहाँ भी कुछ छोटे छोटे जो हैं राज्य थे और उनके ऊपर कुछ कोई ना कोई राजा राज कर रहा था। इस तरीके से ये आपने चीजें देखी। और उनके बीच में आपने देखा क्या, दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज अ शेयरिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, अ कॉमन
कल्चर और अ कॉमन कॉमन कल्चर, मतलब उनके बीच में कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं थी और ना ही उनके बीच में कोई कॉमन कल्चर शेयर होता था। ये बात आपने देखी, तभी तो ये सब छोटे-छोटे राज्यों में बँटा हुआ है। अब जिस दिन ये कॉमन कल्चर क्रिएट होने लगेगा, उनके मन में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी, उसी दिन नेशन की शुरुआत हो जाएगी बनने की। ये बात आप जानते हैं अच्छे से, तो नेशन को बनाने की हम लोग चर्चा ही यहाँ कर रहे हैं। और उसके बाद ऑफन अक्सर कर आपने देखा होगा कि दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, यानी कि आपने देखा कि वो सभी लोग अलग-अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग थे और अलग-अलग समुदायों से बिलोंग करते थे। यानी कि सबका एक डिस्ट्रीब्यूशन था, पूरा सोसाइटी यूरोप की जो बटी हुई थी, अलग-अलग कल्चर को फॉलो करते थे, अलग-अलग उनकी एथनिसिटी थी और उसके बाद अलग-अलग भाषा को भी फॉलो करते थे और छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ था पूरा यूरोप, ये बात आपने सीखी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, द हैब्सबर्ग एम्पायर जो है रूल्ड कर रहा था ऑस्ट्रियन और हंगरी के ऊपर। ऑस्ट्रिया और हंगरी के ऊपर कौन शासन कर रहा था? हैब्सबर्ग एम्पायर। और उसके बाद एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, वाज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स, यानी कि यहाँ पर पैचवर्क का मतलब ये हुआ कि जो जो क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया और हंगरी है, ये पूरा छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ है, अलग-अलग जगह-जगह पर पैचवर्क के रूप में, यानी कि कहीं यहाँ पर कोई छोटा राज्य, कोई यहाँ पर छोटा राज्य है। इस तरीके से पूरा यूरोप में ऑस्ट्रिया हंगरी भी बटा हुआ है हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर में, और उसके बाद लोग भी बटे हुए हैं इनके, ठीक है? और उसके बाद आपने देखा क्या कि इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स, यानी कि जिसमें एक अल्पाइन रीजन पड़ता है, अल्पाइन जो माउंटेन है उसके आसपास। तो आपने देखा होगा यहाँ टायरोल रीजन था, ऑस्ट्रिया, सडेनलैंड और उसके बाद बोहेमिया, ये सब यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी जो है पूरी तरीके से जो जर्मन स्पीकर थे, यानी कि जो जर्मन भाषा को बोलते थे, इनका डोमिनेशन था। समझ में आया? यानी कि जो अल्पाइन रीजन है उस साइड, यानी कि टायरोल, ऑस्ट्रिया, सडेनलैंड, बोहेमिया, इन सब जगह पर अरिस्टोक्रेसी का राज है और यहाँ पर जो ये लोग जर्मन भाषा को बोलने वाले लोग हैं। पूरा यूरोप पूरी तरीके से बटा हुआ है, अलग-अलग भाषा को बोलने वाले लोग, यानी कि छोटे-छोटे राज्यों में, और वहाँ पर अलग-अलग कल्चर को वो लोग फॉलो करते हैं, अलग-अलग भाषा को बोलते हैं। इसके बाद अगर आपने देखा क्या, इट आल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया इन हंगरी, यानी कि हंगरी में ही कुछ इटालियन भाषा बोलने वाले लोग भी थे। ये लोग भी, यानी कि लोम्बार्डी और वेनिशिया रीजन में, यानी कि लोम्बार्डी और वेनिशिया ये आपका इटली में ही पड़ता है और हंगरी के अंदर, हंगरी में पड़ता है। और ये लोग यहाँ पर कौन-सी भाषा बोलते थे? क्या कहते हैं? इटालियन भाषा बोलते थे, इटालियन। समझ में आया? उसके बाद आप देखोगे तो ये लोग, अगला जो रीजन था कौन-सा? हाफ ऑफ द पॉपुलेशन मग्यार, और इसके बाद जो हंगरी की भाषा, हंगरी के लोग हैं, इन हंगरी यहाँ पर आधे से ज्यादा जो लोग हैं वो मग्यार भाषा को बोलने वाले हैं, और उसके बाद आधे से ज्यादा जनसंख्या अदर प्रकार की जो है भाषा को बोलते हैं, किसी दूसरे प्रकार की रीजनल डायलेक्ट्स जो होते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। यानी कि अब आपने देखा क्या कि जो ऑस्ट्रिया है, टायरोल है, सडेनलैंड है, बोहेमिया है, यहाँ जो अल्पाइन रीजन के आसपास का एरिया है, उधर साइड आपने देखा कि कौन है, जर्मन स्पीकिंग लोग हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इटालियन स्पीकिंग लोग, जो लंबाडी और वेनेशिया में है, और हंगरी में आधी भाषा जो है वो मग्यार बोलने वाले लोग हैं, और आधी लोग जो हैं वो अलग अलग रीजनल डायलेक्ट्स को बोलने वाले लोग हैं। ये बातें अभी आपको नई लग रही होंगी, लेकिन क्या है कि ये सब देशों के नाम हैं। मग्यार भाषा का नाम है, और उसके बाद इटली, इटली तो नाम जानते ही हैं नाम, और उसके बाद ये जो कुछ नए नाम हैं जैसे बोहेमिया और टायरोल, ऑस्ट्रिया, सडेनलैंड, ये सब जगह हैं जो अलग-अलग रूप से कोई राजा राज कर रहा है यहाँ पर। और उसके बाद एक और क्षेत्र है ऐसा ही, गैलिसिया, यहाँ पर भी एरिस्टोक्रेसी जो राज करती है, और कौन सी भाषा बोलते हैं? पोलिश। वो पोलैंड की, यानी कि जो पोलिश भाषा है वो बोलने वाले लोग हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इनके अलावा 3 और डोमिनेंट ग्रुप थे जो वहीं उसी रीजन में रहते थे, ठीक है? यानी कि बिसाइड्स दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप्स, यानी कि जो अभी आपने ऊपर 3 ये डोमिनेंट ग्रुप पढ़े हैं, इसके अलावा भी और भी कई जो बाउंड्री में रहने वाले एम्पायर थे, छोटे-मोटे मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल्स, यानी कि इसी साइड जो है किसान भी रहते थे, पीजेंट्स टाइप के लोग भी रहते थे, जो दूसरों के जमीन को किराए पर लेकर उन पर खेती करते थे, उस टाइप के लोग भी रहते थे। तो बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, और स्लोवेन्स इन द कार्निलोला कार्नियोला, और उसके बाद क्रोट्स टू द साउथ, यानी कि आप देख रहे हैं, और रोमन्स इन द ईस्ट ऑफ ट्रांससिल्वेनिया। पूरा यूरोप पूरी तरीके से बटा हुआ है। जगह-जगह आपने ये सब नए नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना आपको अपनी भाषा में क्या बनाना है,
कि इन द मिड 18th सेंचुरी यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस रीजन्स एंड वेरियस एम्पायर्स, और उसके बाद उनमें अलग-अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग भी थे। उसमें आप कुछ कॉमन भाषाएं याद रख सकते हैं, जैसे कि पोलिश, जर्मन, इटालियन, और उसके बाद मगयार, एक जो ये भाषा है इसको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद ये डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं, डिड नॉट इजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। क्या आपको लगता है कि इस इतना डिवीजन होने के बाद इनके बीच में कभी भी पॉलिटिकल यूनिटी क्रिएट होगी? क्या ये किसी एक पॉलिटिकल विचारधारा को समर्थन करेंगे? कभी नहीं। तो इनके बीच में जो इतने प्रकार की डिवाइडेशन है और उनके बीच में कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी आ ही नहीं सकती। अब एक बड़ा सवाल क्रिएट होता है कि कैसे आ सकती है फिर? मतलब इनको कैसे हम एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के तहत और इनमें एक कॉमन कल्चर को शेयर करके कैसे हम इनके बीच में जो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी का है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल था कि उसके बाद द ओनली tie binding these diverse groups together was a common alliance to the emperor। और इनके बीच में एक कह सकते हैं टाई बाइंडिंग, यानी कि समझौते के तहत ये लोग जो है आपस में क्या कहते हैं जो है अलायंस कर लेते थे, समझौता कर लेते थे, और उसके बाद ये राजा जो है राजा आपस में मिलकर ये सब राज कर रहे थे। अब फिर क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हाउ डिड इमर्ज नेशनल इन यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर कैसे राष्ट्रवाद उभरा? इतना ज्यादा यूरोप डिवाइड था, उसके बाद अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोग थे, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग थे। उसके बाद भी इनके बीच में यूरोप के अंदर कैसे राष्ट्रवाद इमर्ज हुआ, ये अब क्वेश्चन बनता है आपके सामने, जो आपको लिखना है अपनी भाषा में, ठीक है। तो जिसमें आपको मैं पीछे बता भी चुका हूं कि जब लोगों में बहुत सारे ऐसे विचार उन्होंने पढ़े, जब मिडिल क्लास का राइज होता है, तो यहाँ से आंसर की शुरुआत करेंगे। यानी कि जहां से आपने देखा कि जब मिडिल क्लास का राइज होता है, और आपको पता है कि मिडिल क्लास में कौन थे? एरिस्टोक्रेट्स नहीं थे उसमें, ठीक है। उसमें कौन थे? टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स और बिजनेसमैन, ये सब लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने कैसे भी उन्होंने अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर लिया था और थोड़ा बहुत ट्रेड वगैरह करके दूसरे देशों के साथ पैसा भी कमा लिया था। तो इनकी समाज में पोजीशन अच्छी बन चुकी थी और जो ये क्रांति को आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है। इन्होंने ही और उसके बाद सबसे यानी कि आगे जो थे ये जो मिडिल क्लास के लोग थे वही क्रांति को चला रहे थे। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि जो फिलोसफर्स का इन्फ्लुएंस रहा है इन सेकंड मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर, और उसके बाद सोसाइटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा उनका प्रभाव रहा है। तो लोग उनके विचारों से मोटिवेट होते थे और उन्होंने क्रांति करने के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी। और उसके बाद भी आपने देखा कि जब इतना ज्यादा फ्रांस बटा वो यूरोप बटा हुआ था, तो लोगों के मन में एक भी कभी भी कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हुई नहीं। और जहां पर एब्सोल्यूट मोनार्की का शासन था, तो कह सकते हैं कि इस एब्सोल्यूट मोनार्की के में जो अनजस्ट फुल टैक्सेशन लगाया हुआ था, सोशल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और उसके बाद आपने देखा कि जो बहुत सारे ट्रेड के ऊपर क्या कहते हैं रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, वो सब हटाए गए। उसके बाद फ्यूडल सिस्टम जो लगा हुआ था वो हटाया गया। इस तरीके से लोगों के मन में कलेक्टिव आइडेंटिटी को क्रिएट किया गया। वही सब पॉइंट आपको यहाँ मेंशन करने हैं, ठीक है, कुछ नया नहीं करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दी एरिस्टोक्रेसी एंड दी मिडिल क्लास, अगला जो टॉपिक हमारा इसमें शुरुआत होती है तो वो है एरिस्टोक्रेट्स, यानी कि कौन होते हैं? ये होते हैं बेटा कुलीन तंत्र के लोग, यानी कि जो अमीर खानदान से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं, वो हम लोग उनको बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स। जो शाही खानदान से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं उनको एरिस्टोक्रेट्स। अब इनकी एरिस्टोक्रेसी में क्या था? मिडिल क्लास कैसे था? क्या था मिडिल क्लास? यानी कि जो अब जिसकी हम बात करते आ रहे हैं मिडिल क्लास की, तो वही इसमें है। यानी कि एरिस्टोक्रेट्स में ही कुछ लोग हैं जो निकल के आएंगे और उसके बाद उन्हीं से बनेगा कह सकते हैं मिडिल क्लास। यानी कि देखो सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। यानी कि अगर हम बात करते हैं सामाजिक रूप से और पॉलिटिकली रूप से, जो डोमिनेशन था किसका? वो एरिस्टोक्रेट्स के लोगों का था सोसाइटी के अंदर। ये बात आप अच्छे से समझ चुके हैं। फ्रेंच सोसाइटी से आप तक अभी तक चीजें जो बताई हैं उसमें आपने देखा कि जो दबदबा है वो केवल और केवल किसका है? एरिस्टोक्रेट्स और कंजर्वेटिव टाइप के जो लोग हैं, जो यानी कि क्लर्जी टाइप के लोग हैं उनका। उसके बाद आपने देखा कि जो पूरे कॉन्टिनेंट में यानी कि एरिस्टोक्रेट्स का डोमिनेशन है। उसके बाद द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय द कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। यानी कि इन्होंने क्या किया कि अपने मन में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बाद में शुरुआत करनी यानी कि करते हैं। ये द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड, यानी कि ये एक साथ आए थे क्या करने के लिए? बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, यानी कि इनका सबका जीवन जीने का तरीका एक था, यानी कि कॉमन लाइफ जीते थे। और उसके बाद
कह सकते हैं एंड कट अक्रॉस द रीजनल डिविजन्स, और ये बिल्कुल अलग रहते थे अपने आप को, जो भी रीजन जहां भी था, यानी कि ये कॉमन पीपल से अपने आप को बिल्कुल अलग रखते थे। इनका खान पान, इनका पहनावा, सब कुछ अलग था। यानी कि ये अपने आप को अमीर दिखाने के लिए क्या करते थे, दे ओन स्टेट्स इन द कंट्री साइड, यानी कि इनके खुद के घर वगैरह भी होते थे गांव साइड, यानी कि इनके खुद के खेत होते थे और खुद के मकान होते थे, बड़े बड़े घर होते थे इनके साइड। एंड ऑल्सो इन टाउन्स हाउसेस, यानी कि इनके पास शहरों में भी मकान होते थे और गाँव में भी मकान होते थे। ये सब आप चीजें सुनी होंगी, और लेकिन नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं, अब यहाँ से चीजें आगे आपको दिमाग में रखनी होंगी कि एरिस्टोक्रेट्स किस टाइप के लोग थे। जो अमीर थे, अपने आप को कॉमन पीपल से बिल्कुल अलग समझते थे, अलग इनका पहनावा था, अलग खान-पान था, शाही शाही का मतलब भाई रॉयल स्टैंडर्ड लोग, और वो कॉमन पीपल से कहाँ अपने आप को मैच करेंगे। और लेकिन इनका पूरे सोसाइटी में डोमिनेशन था। हालाँकि नंबर्स में ये कम थे। पूरे यूरोप के अंदर इनकी संख्या लेकिन कम थी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और उनके बाद इनके जो घर मकान है वो शहर में भी हैं और गाँव में भी हैं। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड हाई सोसाइटी, यानी कि ये फ्रेंच भाषा को बोलते थे अपने आप को अमीर दिखाने के लिए। भाई फ्रेंच भाषा मतलब कह सकते हैं अमीरों की भाषा थी, इनका ये मानना था। ठीक है? उसके बाद आपने देखा क्या, देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, यानी कि इनके परिवारों में शादियां होती थी, शाही परिवार की एकदम शाही शादियां होती थी। और उसके बाद दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली इन अ स्मॉल ग्रुप। अभी मैंने आपको यही बताया कि ये जो परिवार थे इस टाइप के, इनकी संख्या बहुत कम थी, गिने चुने परिवार थे, लेकिन डोमिनेशन पूरे सोसाइटी के अंदर सोचो। ठीक, उसके बाद द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ पीजेंट्री, और कॉन्टिनेंट पूरे यूरोप के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो थी पीजेंट्स की। पीजेंट्स एंड फार्मर्स में डिफरेंस क्या होता है ये आपको शायद पता ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन पीजेंट्स वो होते हैं जो दूसरों से रेंट पर जमीन लेकर उन पर खेती करते हैं। किसान होते वो भी हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके पास खुद की खेती नहीं होती है, वो दूसरों की खेती को रेंट पर लेकर काम करते हैं, उस पर खेती करते हैं, तो वो पीजेंट्स कहलाते हैं। और जिनके पास खुद की खेती होती है और जिसमें वो कल्टीवेशन करते हैं वो फार्मर कहलाते हैं। इतनी बात आपको कॉमन सी बातें हैं ये कुछ, जो बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूंगा। टू वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फॉर्म्ड बाय टेनेट्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं वेस्ट में, यानी कि मान लो ये यूरोप है और उसके बाद यूरोप के वेस्ट में अगर हम बात करते हैं इधर साइड, तो टू द बेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फॉर्म्ड बाय टेनेट्स। टेनेट्स कौन थे, एक नया वर्ड निकल गया है टेनेट्स, यानी कि ये थे पट्टेदार जो खेती को जमीन पर, यानी कि जमीन को पट्टे पर लेते थे, किराए पर लेते थे, रेंट पर लेते थे। ठीक है, तो उनको टेनेट्स कहा जाता था, यानी कि इनको बोला जाता है क्या, पट्टेदार। हम्म, हिंदी भी गड़बड़ हो चुकी है इंग्लिश पढ़ते पढ़ते। पट्टेदार, ठीक है, यानी कि ये वो लोग थे जो जमीन को किराए पर लेकर दूसरों से खेती करते थे। उसके बाद यानी कि वेस्ट में इस साइड आपको टेनेट्स मिलेंगे। ठीक है, टेनेट्स मिलेंगे। और उसके बाद अगर आप बात करते हैं स्मॉल ओनर्स, यानी कि ये छोटे छोटे मालिक भी हुआ करते थे कभी कभी, जैसे किसी ने थोड़ा बहुत जमीन अपने नाम कर लिए किसी भी तरीके से, तो वो थोड़े बहुत मालिक भी होते थे। और उसके बाद वाइल इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, अगर हम बात करते हैं ईस्ट में और सेंटर में, जहां पर आप बात करेंगे तो द पैटर्न्स ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्ट स्टेट्स, यानी कि यहाँ पर जो है जमीन को पूरी तरीके से बांटा हुआ गया था। और वर कल्टीवेटेड बाय सर्फ्स, यहाँ पर खेती कौन करता था, सर्फ्स। सर्फ्स कौन होते हैं, ये भी गुलाम होते हैं। कौन होते हैं, गुलाम, यानी कि जो गुलामी का जीवन जीकर दूसरों के खेतों में काम करते हैं, उनको सर्फ्स बोला जाता है। तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इधर साइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो खेती करते थे वो कौन, सर्फ से करवाते थे। कौन, एरिस्टोक्रेट्स, यानी कि अपने अधीन लोगों को गुलाम बनाते थे और उसके बाद उनसे खेती करवाते थे। यही तो कहलाता है हमारा क्या, फ्यूडल सिस्टम, यानी कि जिसको बोलते हैं सामंतवादी व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक चीजें जो आपको क्लियर हुई होंगी। और उसके बाद आगे की जो चीजें हैं वो देखो, यानी कि ये रह गया, चलो उसके बाद क्या है, इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप, यानी कि वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में अगर हम बात करते हैं, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन्स ऑफ ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लासेस whose existence was based on production for the market। यानी कि अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, जहां पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ और प्रोडक्शन और व्यापार जो था वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, ये आपने समझा, टाउन्स एरिया में। और इमरजेंस होता है किसका,
एक कॉमर्शियल क्लास का यानी कि व्यापारी वर्ग का जो है इमरजेंस होता है, व्यापारी वर्ग का। और उसके बाद जो धीरे-धीरे करके जिनका एग्जिस्टेंस बहुत ही कम था पहले मार्केट में, अब उनका एग्जिस्टेंस हमें दिखाई पड़ने लगता है मार्केट के अंदर। यानी कि एक व्यापारी वर्ग का उदय होने लगा जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है यूरोप के अंदर, और बहुत सारे धीरे-धीरे करके लोग इंडस्ट्री लगाने लगते हैं, मालिक बनने लगते हैं, तो वहां पर धीरे-धीरे करके उनके बीच में पैसा आने लगता है और अमीरी बढ़ने लगती है इस तरीके से। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हालांकि शुरुआत इंग्लैंड में सबसे पहले शुरू हो चुकी थी, और ये सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी में ही इंग्लैंड में सबसे पहले शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, बट फ्रांस एंड ब्रिटेन में, जर्मनी के अंदर, फ्रांस और जर्मनी के अंदर जो था, ये हमें बहुत लेट 19th सेंचुरी के करीब हमें दिखाई पड़ती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पहले इंग्लैंड में होती है, ब्रिटेन के अंदर, और उसके बाद फ्रांस और जर्मनी के अंदर होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत। यानी कि इतना आपको ध्यान में रखना है। एंड इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। और उसके बाद जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है फ्रांस और जर्मनी के अंदर, इसमें से अब एक नया वर्ग निकल के आता है। कौन सा क्लास था, कह सकते हैं वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड द मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स in Central and Eastern Europe of these groups were smaller in number टिल लेट 19th सेंचुरी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अब जैसे ही यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत होती है, और वैसे ही यूरोप में सोसाइटी के अंदर से एक नए क्लास का उदय होता है जिसको बोलते हैं मिडिल क्लास। उसमें थे कौन, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ये सब लोग अब जो है इनका एक नया क्लास बनता है जिसको हमने बोला मिडिल क्लास। और उसके बाद ये लोग जो थे पढ़े लिखे तो थे ही पहले से, और लिबरल टाइप के लोग थे। यानी कि लिबरल का मतलब कौन थे, यानी कि लिबरल एक आइडियोलॉजी है, आप सब जानते हैं उदारवाद की नीति के तहत क्या होता है, दे वांटेड टू चेंज द सोसाइटी बट दे डिड नॉट वांट टू राइट टू वोट टू वुमेन्स। यानी कि ये डेमोक्रेटिकली ये पूरी तरीके से चेंजमेंट नहीं चाहते थे, लेकिन चेंजमेंट चाहते थे। बस ये अच्छे थे किनसे, कंजर्वेटिव से, जो दे नहीं चाहते थे वो किसी तरीके से चेंजमेंट। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबॉलिश ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, यानी कि वो किसको अबॉलिश करना चाहते हैं, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, यानी कि जो सामंतवादी लोगों को जन्म से अधिकार मिले हुए हैं उनको वो खत्म करना चाहते हैं। यानी कि प्रिविलेज्ड बाय बर्थ जो राइट्स मिले हुए हैं उनको वो खत्म करना चाहते हैं, कौन, मिडिल क्लास के लोग। यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद देखो, हिस्ट्री है, थोड़ी टिपिकल लग सकती हैं चीजें, और यूरोप है, यूरोप को आपको पता ही है कि थोड़ी बहुत यहाँ एक छोटे से कॉन्टिनेंट में 50 देश घुसे पड़े हैं। आज भी सोचो, आज की बात करते हैं तो 21वीं शताब्दी में 19th और 18th सेंचुरी में क्या हाल रहा होगा यूरोप का। मतलब एक तो बहुत छोटे छोटे देश हैं, उसमें भी बहुत सारे साम्राज्य पहले राज करते थे, और उसमें भी डोमिनेशन था एरिस्टोक्रेट्स का। और उसके बाद इस एरिस्टोक्रेसी से परेशान होकर जब धीरे धीरे लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत की, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अब राइज हुआ मिडिल क्लास का। और मिडिल क्लास में कौन थे वो आप समझ चुके हैं, यानी कि लिबरल्स टाइप के लोग थे, और उनमें आते थे टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, बिजनेसमैन, ये सब थे जो सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। आपको आगे का जो टॉपिक है, यानी कि लिबरल नेशनलिज्म, यानी कि उदारवादी, जो ये लोग लिबरल निकल के आए हैं, अब इसका राष्ट्रवाद में क्या योगदान है वो हम लोग अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लेंथी, मैं चाहता नहीं हूं आपको लेक्चर बहुत बड़ा पढ़ने को मिले और जिससे आप बोर हो, इसलिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। तो धीरे धीरे टॉपिक वाइज आपको सीखने को मिलेगा। एनसीईआरटी मैंने जानबूझ के लगाई इसलिए कि आपके हाथ में एनसीईआरटी होगी तो आप पेंसिल लेके बस बैठ जाओ, और उसके बाद आपको जो भी नई चीजें लग रही हैं वो आपको साइड में लिख लेनी है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन ज्यादा करता हूं, मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत चीजें जो है मैं राइट डाउन नहीं करता हूं, लेकिन आप अपने हिसाब से उसको राइट डाउन कर लिया करो। ठीक है, आपको जो भी चीजें नहीं लगती हैं, बाकी का थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एक्सप्लेनेशन जितना अच्छे से डीपली कर देंगे तो आपको चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी, कभी नहीं भूलोगे, इस बात की गारंटी है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, जिससे कि अभी जो है आपके ज्यादा से ज्यादा लोगों में रीच हो इसकी। और जो भी मेहनत के लिए इसमें बाकी रह जा रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या और नया हो सकता है, उसके लिए मैं पूरी प्रयास करूंगा कि ज्यादा बेहतर से बेहतर आपको चीजें कंटेंट के रूप में दी जाए। ठीक है, क्लास 10th पढ़ते रहिए, और उसके बाद जितना आप पढ़ोगे उतना अच्छा लिखोगे, और जितना लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बात की गारंटी है।
अदरवाइज आप बात करना आके फरवरी में 2027 में कि हाँ सही कहते थे या गलत कहते थे। मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।